Greetings student, welcome to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the question answer of chapter 2 principle of management. Now let us start the first question. What make principle of management flexible? कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें जो उसमें इन्वॉल्व होती है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को जो फ्लेक्सिबल बनाते हैं. Right. The answer is management principles are varied and one rule cannot be applied in all situations. Thus, a manager has to assess the situation and then determine the best solution to the issue at hand. For this reason, management principles are flexible. Management के principle varied है, मीन्स अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेज चेंजेबल होते हैं. वन रूल अप्लाई नहीं होता कि हर सिचुएशन में इसी टाइप से आपने फॉलोअप करना है. नो, ये प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किए जाएंगे. थस ए मैनेजर को जो है उस सिचुएशन को सबसे पहले एस्टिमेट करना है और फिर डिटरमाइन करना है कि उस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है. राइट. इसलिए मैनेजमेंट को जो है प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है कि ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है. गॉट दिस स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव आपको बताना है. नाउ द आंसर इज टाइम स्टडी वाज अंडरटेकन टू डिटरमाइन ए स्टैंडर्ड टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए डेजिग्नेटेड जॉब. कि एक टाइम स्टडी क्या बताती है कि एक स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करना है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को जब हमें कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें कितना टाइम जो रिक्वायर्ड है. राइट. उसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे. दिस टाइम वुड देन बी सेट एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब completions. The benefit of this process is that it will help the employers to determine the number of resources required to complete a particular job and also determine their wages. इस मेथड की मीन्स टाइम स्टडी की जो प्रोसेस है वो क्या हेल्प करती है, मीन्स इससे एम्प्लॉयर को पता लग जाता है कि उसे कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, मीन्स कितने लेबर की ज़रूरत है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए. राइट. और वेज जो है डिटर्मिनेशन में भी जो मेथड जो टाइम स्टडी है वो हेल्पफुल है क्योंकि एक वर्कर की वेज जो है डिसाइड की जाती है टाइम स्टडी के द्वारा कि उसने कितने आवर काम किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको वेज दी जाती है. राइट. तो टाइम स्टडी हेल्पफुल इन डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर required to complete a particular job and also determine their wages. Right student. Now come to the next question. Name the principle that is an extension of the harmony not discord. प्रिंसिपल का नाम बताना है जो कि एक्सटेंड फॉर्म है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की. मीन्स एकता बनानी है, हमें किसी के साथ दुश्मनी का शत्रुता का व्यवहार नहीं रखना. It is cooperation, not individualism, which is the extension of the principle harmony, not discord. Right, student? Now come to the next. State any two causes of fatigue that may create hindrances in the employee performance. कि दो causes बताने हैं आपने fatigue के कि जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिए, वो बनने नहीं देती एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस. द आंसर इज कॉजेज ऑफ फटीग दैट क्रिएट हिंड्रेंसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज आर फर्स्ट नॉट हैविंग ए कॉर्डियल रिलेशंस विद द पीपल इन सुपीरियर पोजीशन. रिलेशनशिप बेटर नहीं बनते कि अगर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर है जो वो एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचेगा तो आपस में कभी भी उनके रिलेशनशिप गुड नहीं बनेंगे, कॉर्डियल नहीं बनेंगे. राइट. नाउ नेक्स्ट. लॉन्ग वर्किंग आवर एट दी ऑर्गेनाइजेशंस. और थर्ड भी आप राइट कर सकते हो कि डिक्रीमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज. राइट. नाउ
सनकलाल एंड गगन स्टार्टेड देयर कैरियर इन वेलेस लिमिटेड, जो कि एक प्रिंटेड प्रेस है, आफ्टर गोइंग थ्रू ए रिगोरियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस. Since they had no prior work experience, the firm decided to give them 1 year to improve themselves. Name the principles of management followed by the Wallace Limited. The principle is stability of personnel. कि उन्होंने प्रोसेसिंग जब स्टाफिंग रिक्रूटिंग जो प्रोसेस की एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया, ठीक है, बट उन्हें जो है अभी जो उतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें पहले हम जो है ट्रेन करेंगे. तो ये प्रिंसिपल क्या है कि वो अपने वर्क को स्टेबल रखना चाहते हैं, अपने जो वर्कफोर्स को स्टेबल रखना चाहते हैं, कि ये प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो किया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट. विच टेक्निक इज यूज्ड बाय Taylor for distinguish efficient and inefficient workers. Taylor used the system differential piece wage system, under which wages for workers were determined using a set standard. कि सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड जो है वर्कर अगर प्रोड्यूस करता है आउटपुट का, तो उसकी जो हाई वेज रेट, अगर स्टैंडर्ड से अबव करता है तो हाई वेज रेट पे किया जाएगा. राइट, अगर स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करता है अगर वर्कर, तो उसे लो रेट से वेज दी जाएगी. राइट, द वर्कर हु परफॉर्म बेटर वर गिवन हायर वेजेस देन वर्कर हु परफॉर्म बिलो द स्टैंडर्ड. राइट, जो बेटर परफॉर्म करेगा स्टैंडर्ड से उसे हायर वेज रेट से पेमेंट की जाएगी, और जो लो करेगा उसे लो स्टैंडर्ड से की जाएगी. या आपको जो है इस प्रिंसिपल के अंदर जो डिफरेंशियल पीस रेट में सिस्टम के अंदर हमने किया था कि स्टैंडर्ड 10 यूनिट थी, जब वो 11 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो उसे 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वेज रेट दी गई थी, और जब वो 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो उसे 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो वेज रेट दी गई थी. राइट स्टूडेंट, दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चन. एंड नाउ नेक्स्ट some small questions are given. How is the principle of unity of command useful to management? Explain briefly. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है कि वो मैनेजमेंट के लिए किस टाइप से यूजफुल है. राइट, द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, यूनिटी ऑफ कमांड इज ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट ए पर्सन शुड बी आंसरेबल टू ओनली वन ऑफ हिज सुपीरियर्स. राइट स्टूडेंट, कि पर्सन्स को जो कमांड है एक ही सुपीरियर से मिलनी चाहिए एम्प्लॉय को, और वो आंसरेबल उसी सुपीरियर के प्रति होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड, इट स्टेट्स दैट इफ ए पर्सन रिसीव कमांड्स फ्रॉम 2 or more people, then this principle is violated. If such a principle is violated, it creates confusion for the employee, which can lead to instability and disturbance in the workflow. अगर जो है ये प्रिंसिपल वॉयलेट किया जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होंगी. राइट, और इससे क्या होगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, वर्क फ्लो के अंदर जो है डिस्टर्बेंस होगा. Therefore, to maintain a steady workflow and जो है मीन्स काम जो है वर्क फ्लो में होना चाहिए. राइट, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, इसेंशियल है मैनेजमेंट को, जहाँ पर वर्क कैसे करना होगा, स्टेडी वर्क फ्लो जो काम करना होगा. और जब यूनिटी ऑफ कमांड फॉलोअप होगा तो वर्क होगा जो अपने आप ही स्टेडली होगा. राइट, विदाउट इंटरप्शंस. Now next, define scientific management. State any 3 of its principle. Scientific management is a theory of management that was developed by Frederick Taylor in 1911. जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है ये किसने डेवलप किया है, फ्रेडरिक टेलर इन 1911 में. इट इज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट which focus on ways of getting work done in the best way possible to increase efficiency and effectiveness in work. ये क्लासिकल थ्योरी दी गई है मैनेजमेंट की
और ये फोकस करती है कि किस टाइप से वर्क जो किया जाएगा। तो जब हम प्रिंसिपल को फॉलोअप करके वर्क करेंगे तो वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वर्क की जो कंप्लीटनेस है तो वो इफ़ेक्टिवनेस होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द यूज़ ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स and personnel specialized to carry out the task for achieving quality and cost reductions। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टूल्स और टेक्निक यूज़ की गई हैं उसको जब हम यूज़ करते हैं तो एक पर्सनल के अंदर स्पेशलाइजेशन आती है। जब भी वो किसी भी टास्क को करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी और वो गुड क्वालिटी जो प्रोडक्ट की प्रोड्यूस कर पाएगा और कॉस्ट भी उसकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। नाउ हेयर आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट इज साइंस नोट रूल ऑफ थंब। In this principle, Taylor laid emphasis on focusing on following management practices that are scientific in nature, not deciding by the rule of thumb। लकीर का फ़कीर वाली बात नहीं करनी, मीन्स ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। एज पर द रूल ऑफ थंब प्रैक्टिसेस मैनेजर विल एसेस ए सिचुएशन एंड यूज ट्रायल एंड एरर टू फाइंड ए सोल्यूशन। कि एक्चुअल में प्रैक्टिस करके जो मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं और मैनेजर क्या करेगा, पहले प्रॉब्लम्स को जो एसेस करेगा और फिर इनके जो सॉल्यूशन को अप्लाई करेगा, बेस्ट सॉल्यूशन को। Taylor suggested that instead of using such old methods, the approach of a situation should be scientific। ओल्ड मेथड नहीं यूज़ करने जो पहले से हम करते आ रहे हैं, बल्कि कैसे यूज़ करने हैं, साइंटिफिक जो मेथड यूज़ करनी है, साइंटिफिक अप्रोचेज यूज़ करनी है बिजनेस के अंदर, जिससे रिजल्ट जो है इम्प्रेसिव बनेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकेगी। Following such practices will result a balanced result and improve efficiency and cost। अगर इस टाइप की प्रैक्टिसेस यूज़ की जाएंगी तो रिजल्ट बैलेंस होंगे, इम्प्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और कॉस्ट रिड्यूस होगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कि एकता बनाए रखना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शत्रुता नहीं दिखानी। This principle states there should be harmonious work environment between manager and workers. The more they have good terms with each other, आपस में इनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, अच्छा। तो अगर रिलेशनशिप कॉर्डियल होगा तो परफॉर्मेंस अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी। The worker should feel that they are a part of the organizations। वर्कर को ऐसा फील होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तभी होगी जब उनका कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। मैनेजमेंट शैल रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द वर्कर एंड इन ए सिमिलर वे द वर्कर शुड रिस्पॉन्ड बैक बाय गिविंग देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। कि मैनेजमेंट क्या है, वर्कर की नीड्स को समझेगी, सिमिलर वे में वर्कर भी क्या करेंगे, ऐसा ही रिस्पॉन्स देंगे, मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, राइट। टेलर टर्म दिस ए मेंटल रेवोल्यूशंस दैट सजेस्टेड दैट इट would improve harmony and propel the resources to work towards the common goals of the organizations। यहाँ पर जो हमने एक एग्जाम्पल भी किया था जब हमने फुल डिस्क्राइब किया था ये चैप्टर, कि जो वर्कर है अगर अच्छे से काम को करता है तो मैनेजमेंट को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वर्कर के बेनिफिट के लिए करें कुछ। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कंपनी के लॉस को पूरा करने के लिए ये प्लान किया था कि वर्कर लेट आवर तक काम करेंगे बट उन्हें वेज नहीं एक्स्ट्रा दी जाएगी, राइट। बट मैनेजमेंट को क्या प्रॉमिस करना चाहिए कि जब कंपनी का लॉस पूरा हो जाएगा तो वो वर्कर के लिए बेनिफिट के लिए जो है वर्क करेंगे, मीन्स उनका कुछ। नाउ स्टूडेंट कम टू द थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
As per this principle, the manager and the worker should cooperate with each other in completing the activities. The work standard should be jointly determined by them. It will increase the level of involvement. The more productive result can be achieved. कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब कोऑपरेशन होगा मैनेजर और वर्कर के बीच में, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, तो वर्क जो स्टैंडर्ड होगा जब वो दोनों मिलकर करेंगे तो वर्क का जो स्टैंडर्ड होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा. इट मीन्स लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो दोनों की जब होगी तो प्रोडक्टिव वर्क होगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो प्रोडक्टिव रिजल्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स को ईजिली अचीव किया जा सकता है. फोर्थ इज पर्सनल डेवलपमेंट. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स वर्कर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है फोकस करना है कि वर्कर की भी डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन की भी हो. अगर ऑर्गेनाइजेशन की होगी तो वर्कर की अपने आप हो जाएगी. डेवलप और स्किल्ड वर्कर विल बी बेटर पोजीशन टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो. कि अगर डेवलप और स्किल्ड वर्कर होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप इम्प्रूव करेंगे. इट मीन्स इस टाइप की थिंकिंग जो है अंदर होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की, और उनको डेवलप करने के जो एफर्ट्स भी किए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टू इंक्रीज कॉम्पिटिवनेस. कॉम्पिटिवनेस क्या होता है कि मीन्स कंपटीशन बढ़ रहा है. देन ऑर्गेनाइजेशन कैन अनाउंस इंसेंटिव in order to build competitiveness among workers. Employees should be hired in a scientific manner which will put the best employee suited for a role as per their capability. Efficiency can be achieved with proper training of for workers. In other words, a properly trained resources will develop himself as well as the organization. कि एम्प्लॉयज़ को जब हायर किया जाता है साइंटिफिक मैनर से किया जाना चाहिए. मीन्स उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, राइट. बेस्ट एम्प्लॉय वो होना चाहिए. अगर फिर भी आपने उसको अपॉइंट कर लिया तो अगर उसे ट्रेनिंग की नीड है तो उसे उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेन किया जाए, तभी वो अपना वर्क जो एफिशिएंसी से कर पाएगा. और एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो वर्कर को दी जानी चाहिए वर्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली जो ट्रेंड रिसोर्स होगा वो डेवलप खुद को भी करेगा और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी करेगा. राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल विद एग्जाम्पल्स. ये प्रिंसिपल्स हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. द फर्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कंप्लीट जो है हमने जो है इसको स्टडी किया था जो लास्ट वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको अच्छे से देखें. यहाँ पर जो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में जो डिस्क्राइब करेंगे. राइट. फर्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स अटेनिंग ए कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव. कि जो हमारी एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका मेन मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना. राइट. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग वर्क ओवरलैपिंग एंड ऑल्सो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी. मीन्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता था कि वन प्लान का वन हेड होना चाहिए. जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है तो उनका हेड भी सेम होना एक होना चाहिए. सेकंड, अगर अलग प्लान है तो उसका हेड सेपरेट हो, जिससे क्या होगा? ओवरलैपिंग एक्टिविटी का नहीं होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. राइट. प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल, एक कॉमन प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट. अगर कोई कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है अलग अलग प्रोडक्ट, तो उनकी सेपरेट मैनेजमेंट होनी चाहिए ईच डिपार्टमेंट की. राइट. नाउ नेक्स्ट, इक्विटी. द प्रिंसिपल फोकस ऑन ट्रीटिंग ऑल एम्प्लॉयज़ इक्वली. जो एम्प्लॉयज़ इक्वल ट्रीट होने चाहिए. इक्वलिटी मीन्स should be based on the religion, caste, creed, etc. कि इक्वेलिटी मीन्स कि बेसिस रीजन के बेसिस पे, क्रीड, कास्ट के बेस पर नहीं होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए इन चीज़ों से. इट विल प्रमोट हारमोनी अमंग द वर्कर्स.
वर्कर के अंदर क्या होनी चाहिए, एक एकता बनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन ए कंपनी, कि वर्कर इक्वल ट्रीट किए जाने चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से जो बिलोंग करते हो। इस इक्विटी के एग्जाम्पल में हमने किया था कि एक वर्कर जो कि जिसका कोई रिलेटिव है उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसे हाई रेट से वेज दी जाती थी एज कंपैरिजन दूसरे जो वर्कर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटी जो होनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो, चाहे कास्ट क्रीड से बिलोंग करता हो। राइट नाउ नेक्स्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स टीम वर्क को प्रेफरेंस देनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट that employees in an organization should work with each other and mainly unity. The team spirit is improved when all resources are working unitedly. जब सारे resources मिलकर काम करते हैं तो टीम वर्क बनती है और ऑर्गेनाइजेशन गोल ईजिली अचीव होते हैं। कि एक मैनेजर को कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि आई विल डू, नॉट वी विल डू, जिससे कि वर्कर को ये लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी अपनी है, ये फीलिंग उनके अंदर आए और ये फीलिंग से वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर। देयर शुड बी ऑर्डर इन वर्क बीइंग डन मीन्स मैनेजमेंट शुड हायर द राइट पीपल एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम। कि मैनेजमेंट जो हायर करे राइट पीपल राइट प्लेस पर और राइट टाइम में उसकी अपॉइंटमेंट हो। डूइंग सच थिंग्स हेल्प इन कैरिंग आउट दी एक्टिविटीज़ इन ए स्मूथ मैनर। अगर ऐसा किया जाएगा तो बिजनेस की सारी एक्टिविटी एक स्मूथ मैनर से जो कैरी ऑन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द यूजर मैनुअल पेजेस आर अरेंज इन ए सीक्वेंस, राइट, सफलिंग देम विल रिजल्ट इन डिले इन प्रोडक्शन। कि एक अगर जो वर्क जो है सीक्वेंस में लगा कर किया जाता है, राइट, तो उससे ईजिली जो है वर्क होगा। अगर हम उसको इस टाइप से मिक्स कर देते हैं तो प्रोडक्शन में क्या होगी, डिले होगी। राइट, तो उसका रिजल्ट क्या है, डिले इन प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स द पावर और अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ सिलेक्टेड पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Centralization means the power or authority in the hands of selected people, whereas decentralization is shifting the authority to middle and lower level of management. For example, if CEO has all decision making power, CEO के पास क्या होती है, सारी decision making power है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। व्हेन डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए टू मैनेजर्स को, कौन से मैनेजर को, मिडल और लोअर लेवल के मैनेजर्स को, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशंस। उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशंस। नेक्स्ट, इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता। राइट, एज पर दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड बी मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स। वर्कर को क्या दिए जाने चाहिए, मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, उन्हें जो है प्रेरित करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें इनक्रेज करना चाहिए कि उन सजेशंस दें इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। राइट, इट विल मेक देम टेक मोर इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऐसा किया जाएगा तो वो काफ़ी इनिशिएटिव होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप and the concept of mental revolutions as enunciated by Taylor. टेलर ने जो अपना फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक दी है और मेंटल रेवोल्यूशन दी है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। नाउ द आंसर इज फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। बेस तो डिवीजन ऑफ लेबर है बट उससे भी एक्सटेंड इसमें बताया गया है। इट इज वॉज सजेस्टेड by Taylor. According to this observation, it is not possible for a single worker to be an expert in every aspect of production. कि एक सिंगल वर्कर है वो सभी फील्ड में जो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। Therefore he suggested
that 8% should be performing the duties of a foreman. उन्होंने सजेस्ट किया कि सिंगल पर्सन नहीं बल्कि 8% जो है किसी भी ड्यूटी फोरमैन की जो ड्यूटी को परफॉर्म करना है अगर तो 8% उन्हें जो गाइड करें. एंड देयरफॉर दिस केम टू नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप. अंडर दिस द फॉलोइंग रूल्स वर प्रेजेंट. द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क whose role is given instruction to worker. ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वर्कर को कौन सा काम करना है, कब करना है और कैसे करना है. सेकंड रूट क्लर्क, ये एक स्पेसिफाइड पाथ रूट को डिसाइड करेगा प्रोडक्शन के. हिज रोल वाज टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. हिज रोल वाज टू प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट्स कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना है जो रिक्वायर्ड होना चाहिए और उस वर्क को पूरा करने की कॉस्ट क्या होगी. इसमें कॉस्ट शीट तैयार की जाएगी कॉस्ट क्लर्क के द्वारा. राइट. नाउ नेक्स्ट डिसिप्लिनर. हिज रोल वाज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी. उनका जो रोल होगा वो डिसिप्लिन जो है प्रोवाइड करना प्रोडक्शन फैसिलिटी में. राइट. ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो डिसिप्लिन से जो है फुलफिल होने चाहिए. राइट. द अबव 4 रूल्स वर वर्किंग अंडर द प्लानिंग सुपरवाइज़र. ये सारे जो रोल होंगे वो प्लानिंग सुपरवाइज़र की जो है अंडर में जो कंप्लीट होंगे. ये प्लानिंग जो एक्सपर्ट के जो पार्ट्स थे. राइट. नाउ द नेक्स्ट 4 पर्सन्स हु वर्क अंडर द प्रोडक्शंस जो है एक्सपर्ट. फर्स्ट इज स्पीड बॉस रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम कंप्लीशंस ऑफ द डेजिग्नेटेड जो है डेजिग्नेटेड जॉब. जो काम दिया गया है उसे कितने टाइम में जो कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीड बॉस जो है डिसाइड करेगा. गैंग बॉस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या होगी, मशीन को कीप मीन्स अच्छे लेवल पर मेंटेन करना मीन्स तैयार रखना. कीपिंग द मशीन इन ए रेडी स्टेट फॉर वर्क. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग मशीन्स इन ए रेडी स्टेट फॉर वर्क. राइट. रिपेयर बॉस was responsible for keeping machines and tools in proper working conditions. ये जो तैयार रखेंगे मशीन्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में जो तैयार रहेंगी. गैंग बॉस क्या था, वो मशीन को रेडी रखेंगे हर जो है जगह जहाँ वर्क होना है तो मशीन को तैयार रखना. एंड फोर्थ इज इंस्पेक्टर. द पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क. वो जो है वर्क के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए इंस्पेक्टर जो डिसाइड करेंगे. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्वालिटी को मेंटेन करना है वर्क की. राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेंटल रेगुलेशंस. जो मेंटल रेगुलेशन है इन द कॉन्सेप्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड ब्रिंगिंग ए चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर्स. It aims to improve the thinking of both in order to create a working environment that is conducive for both manager and worker. जो भी एक्टिविटी वर्किंग इन्वायरमेंट में की जाती है जो दोनों जो है कंडक्ट करते हैं वर्कर भी और मैनेजर भी, तो वो इस टाइप से वर्क को करेंगे कि दोनों जब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव होगा. एक मेंटल रेगुलेशन लाना है, चेंज लाना है एटीट्यूड ऑफ द वर्कर के भी और मैनेजर्स के भी. बेसिक प्रीमाइस क्या रहेगा इस कॉन्सेप्ट का कि बोथ द वर्कर एंड मैनेजर्स शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशंस. दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, if an organization does not provide the right place for physical and human resource in an organization, which principle is violated? What are the consequences of it? कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट प्लेस जो फिजिकल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का नहीं होगा तो कौन सा जो हमारा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो वायलेट होगा और उसके जो क्या जो कॉन्सिक्वेंस होंगे. Right? The answer of these questions
In such a situation, the principle that is violated is the principle of order. It states that there should be right arrangement of resources. In other words, the right people at the right place and at the right time. कि जिस व्यक्ति की ज़रूरत जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर उसकी अपॉइंटमेंट हो और राइट थिंग्स उसके पास हो वर्क को कंप्लीट करने के लिए. इट मीन्स मटेरियल और मशीन एटसेट्रा. फॉलोइंग दिस अप्रोच हेल्प्स इन कैरिंग आउट द टास्क एफर्टलेसली. अगर ये अप्रोच फॉलो होगी तो जो टास्क होगा वो एफर्टलेसली कंप्लीट होगा. Whenever that principle is violated, it results in unnecessary delay at work and ensure chaos. अगर ऐसा नहीं होगा, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो उसके रिजल्ट क्या होंगे? अननेसेसरी डिले होगा वर्क, राइट. और क्या होगा? ड्विंडल हो जाएगा सारा वर्क. डिले इन कंप्लीटिंग वर्क विल रिजल्ट इन ए लॉस फॉर द कंपनी. अगर डिले होगा वर्क कंप्लीट करने में तो क्या होगा कि कंपनी को लॉस होगा क्योंकि टारगेट जो है पूरा नहीं होगा, राइट स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग significance. First one, management principles are based on year of observation and implementation into real life issue. कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ऑब्जर्वेशन से जो है फ्रेम किए गए हैं. Hence these principles guide manager in tackling real world problem easily. ये जो प्रिंसिपल्स है ये रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको जो है ईजिली फेस कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ओनर अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन लॉजिक रेदर देन ऑन बिलीव्स. ये लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, बिलीव्स के ऊपर नहीं, मान्यताएं नहीं है. ये प्रिंसिपल डिराइव किए गए हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, एक्चुअली में वर्क परफॉर्म करके जो है तब इन्होंने रियलाइज़ किए है कि ये प्रिंसिपल होने चाहिए. It means that is based on logic and reasoning. It helps managers in making decisions which are devoid of personal bias. ये जो डिसीजन लेने में जो है ये प्रिंसिपल जो है पर्सनल बायस को जो है डिवॉइड करते हैं, मीन्स इग्नोर करते हैं, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशंस. They help it to grow as a discipline, and such principles also offer a basis on which further research program can be carried out to develop new method and techniques. प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए क्या है? फाउंडेशन है. ये हमें सिखाते हैं कि किस टाइप से डिसिप्लिन में वर्क करना है और उसी के बेस पर जितने भी रिसर्च प्रोग्राम है वो कैरी किए जाते हैं जिसके अंदर न्यू मेथड और टेक्निक्स जो है कैरीड आउट होती हैं, डेवलप होती हैं, राइट स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म एट द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी और इन अदर वर्ड एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज विद द हेल्प of these principles, management principles, right student. Now come to the next question, explain the principle of scalar change and gangplank. Scalar change can be defined as the formal chain of authority that follow a straight line. जैसा कि आपको शो भी हो रहा है कि A जब कम्युनिकेट कर रहा है B और C, इट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको जो एक रियल पाथ में कम्युनिकेट करना, एक इसको बोलते हैं हम फॉर्मल पाथ. एक स्ट्रेट लाइन में जो हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक तक जो है कम्युनिकेशन होगा. इट स्पेसिफाई द रूट्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन नीड टू बी कम्युनिकेट टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, राइट. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्केलर चेन. एंड देन नेक्स्ट इज गैंगप्लैंक, मीन्स अल्टरनेट रूट, कि जरूरी नहीं है कि हाई लेवल टू लो लेवल तक ही जो कम्युनिकेशन हो.
In case of emergency, its main aim to shorten the communication route. कई बार इमरजेंसी होती है तो हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन का रूट शॉर्ट हो जाए. इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विथ हायर अथॉरिटी डायरेक्टली. तो क्या है कि जिस भी हम अपने जो लेवल के साथ जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे कि प्लैंक वाले डायग्राम में सी कम्युनिकेट कर रहा है ई, बट ऐसा वो तभी कर सकता है जब वो अपने अपर जो है सुपीरियर से जो परमिशन जो है गेन कर ले. राइट. इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद हायर अथॉरिटीज डायरेक्टली जो है देन डिफाइंड चेंज ऑफ हायरार्ची. राइट. ड्रामेटिकली जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. फॉर्मल पाथ है तो हमारा क्या स्केलर चेन को फॉलो करता है और गैंग प्लेन का डायग्राम इस टाइप से कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करना. राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रोडक्शन मैनेजर एट टॉप लेवल in a resulted corporate, Mr. Rathore holds the responsibility for ordering raw material for the firm. While deciding on the supplier for the financial year 2017-18, he gave the order to his cousin at a high price per unit instead of the firm usual जो है supplier. Who was willing to lower the rates for the order. Which principle of management was violated by Mr. Rathore? What are the positive impact of following the above identified principle? कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है टॉप लेवल पर है, कॉरपोरेट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, मिस्टर राठौर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रॉ मटेरियल परचेज करना है फर्म के लिए, और वहीं उन्होंने डिसाइड किया कि सप्लायर कि किन से परचेज करना है. राइट. ऑर्डर प्लेस करने के लिए 17 और 18 के लिए 2017 और 18. तो उन्होंने ऑर्डर जो प्लेस किया अपने कजन को जो सप्लायर थे रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे उन्हें ऑर्डर दिया और हाई प्राइस पर यूनिट दिया इंस्टीड ऑफ कि जो फर्म के सप्लायर थे उनको नहीं दिया. राइट. और जो कि उन्हें लो रेट पर भी ऑर्डर को जो है कंप्लीट कर सकते थे. तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल जो वायलेट किया जा रहा है मिस्टर राठौर के द्वारा. राइट. व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग अबव आइडेंटिफाइड प्रिंसिपल. तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताने हैं इस प्रिंसिपल के. इन दिस केस मिस्टर राठौर हैज़ वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जर्नल इंटरेस्ट. कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना बल्कि जर्नल इंटरेस्ट देखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का. ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है जो कि मिस्टर राठौर कर रहे हैं. एज पर दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल शुड पुट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑन प्रायोरिटी ओवर एनी पर्सनल इंटरेस्ट. यहाँ पर जो है पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी गई है बट होनी नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को होनी चाहिए. द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंसिपल आर फर्स्ट हारमोनी इन द वर्किंग इन्वायरमेंट एंड ए गुड ऑफिस कल्चर. इन्वायरमेंट अच्छा बनेगा अगर जो हम प्रिंसिपल को फॉलोअप करेंगे. गुड ऑफिस कल्चर बनेगा. इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, हेल्पिंग इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और एम्प्लॉयज फील एज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. कि अगर इस टाइप के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा तो आपस में जो रिलेशनशिप बनेगा वो गुड बनेगा, ईजिली जो टारगेट अचीव होंगे और फर्म जो है अपने टारगेट को ईजिली अचीव करके जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करके जो ऑर्गेनाइजेशन को हाई लेवल तक जो पहुंचा सकती है. राइट. और इससे जो हमें ये गेन होता है कि हमें कभी भी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे तो हमारा जो पर्सनल गोल भी साथ साथ जो कंप्लीट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन बाय टेलर एंड फ्यूल. टेलर और फ्यूल जो कि दोनों का कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, तो उनमें हमने डिफरेंस को डिस्कस करना है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज बेसिस ऑफ कंपैरिजन.
Taylor contributions. It was conceptualizations by Frederick Taylor in 1911. राइट स्टूडेंट, और फ्यूल कंट्रीब्यूशन था जो कि उनके प्रिंसिपल्स दिए गए थे वो 1916 में. नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. जो टेलर कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट था साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, और फ्यूल कंट्रीब्यूशन इट इज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, नाउ कम टू द थर्ड पर्सनैलिटी. टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर. राइट, प्रैक्टिसिंग वो कर रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर, और फ्यूल वाज वर्किंग एज ए माइनिंग इंजीनियर. राइट, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. टेक्निक लाइक फंक्शनल फोरमैनशिप and scientific management were introduced along with the different studies such as motion study, time study are introduced by the Taylor. Right student, टेलर ने इनको भी स्टडी किया, और इसमें जो है हमारे फ्यूल के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सच एज इक्विटी, एस्पिरिट टी कॉप्स एटसेट्रा, जो कि एंड्रल फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल जो इंट्रोड्यूस in his theory. Right, now next application of principle. Principles suggested by Taylor are applicable in specialized situation, or principles suggested by Fioll are universal in their applicability. Right student, now emphasis and focus. Taylor emphasis was on low level management. टेलर के जो प्रिंसिपल थे वो लो लेवल के ऊपर फोकस थे, और फ्यूल प्रिंसिपल एम्फेसाइज वाज ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट. राइट, नाउ 6 अप्रोच. टेलर अप्रोच इज दैट ऑफ द इंजीनियर, और फ्यूल अप्रोच द अप्रोच इज दैट ऑफ मैनेजर. राइट, दिस इज द आंसर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टेलर और फ्यूल प्रिंसिपल्स. Now next is discuss the relevance of Taylor and Fioll contribution in the contemporary business environment. The answer of the questions: the principle of both Fioll and Taylor play a significant role in the business environment. कि फ्योल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट में. These principles provide a guidelines to managers for decision making, right, and take appropriate action in case of deviation. Business situation can be best understood with the application of these principles. कि अगर जब हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो एक बेस्ट सिचुएशन जो एक एस्टिमेशन की जा सकती है, और डिसीजन जो लिए जाएंगे वो बेस्ट लिए जाएंगे. Such principles are not used as it described. ये ऐसे नहीं यूज़ किए जाएंगे जैसे डिस्क्राइब कर दिए, बट मैनेजर कैन मेक गाइडेंस फ्रॉम दीज एंड डिटरमाइन हाउ टू कन्फर्म इन ए सिचुएशन. इन प्रिंसिपल से मैनेजर को क्या मिलेगी? ओनली गाइडलाइंस मिलेगी, और फिर वो रियल लाइफ में सिचुएशन को फेस करने के लिए इन प्रिंसिपल में अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना है तो चेंज करने के बाद अप्लाई करेंगे. राइट, सेम एज इट इज डिस्क्राइब किए गए उनको एज इट इज यूज नहीं किया जाएगा. राइट स्टूडेंट, इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिनेरियोज एंड द डिसीजंस which are taken by managers will be backed by fact and logic which make it more applicable. राइट स्टूडेंट, की ये जो डिसीजन है मैनेजर्स के द्वारा जो लिए जाएंगे ऑन द बेस ऑफ दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन फैक्ट और लॉजिक, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से गेन किए गए हैं, ऑब्जर्वेशन से गेन किए हैं, तो ये लॉजिक शो करेंगे, फैक्ट शो करेंगे. बाय प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड बिजनेस केसेज दे हेल्प मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग. एज दीज प्रिंसिपल हैव इंडस्ट्री wide applicability and are used on human behavior, but these are used on human behavior. Human behavior are changeable, so इनमें भी चेंज करना पड़ता है आपको इनको यूज़ करने के लिए. राइट,
It provides insight into human and material resources. It helps in the development of the organizations by improving effectiveness and efficiency with minimum use of resources and cost. With the help of principle of management organization will be developed because work will be efficiently or effectively complete with minimum use of resources and cost. Got this point, student? Now come to the next question. Basin Limited was engaged in the business of food processing and selling its product under a popular brand. Lately, the business was expanded due to good quality and reasonable price. Also, with more people working, the market for processed food was increasing. New players were also coming into cash in the new trend. In order to keep the market share in the short run, the company directed its existing workforce to work overtime. But this resulted in many problems. Due to increased pressure of work, the efficiency of the work declined. बेसिन जो लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, फूड प्रोसेसिंग वर्क था उनका, फूड जो प्रोडक्ट सेल करती थी और एक पॉपुलर ब्रांड था. बट बिजनेस जैसे ही एक्सपेंड हुआ तो उनकी जो गुड क्वालिटी थी एक्सपेंड हुआ, उसकी वजह से रीजनेबल प्राइस थे. बट अब क्या है कि प्राइस रीजनेबल थे, मार्केट के अंदर कंपटीशन है, न्यू फर्म भी उसी फील्ड में आई और उन्होंने अपना बिजनेस जो है करना स्टार्ट किया. न्यू प्लेयर जब आए तो उन्होंने जो है मार्केट शेयर जो है शॉर्ट रन में ही अपना जो है अचीव कर लिया. तो इन्होंने जो अपने इस लॉस को कवर करने के लिए क्या किया कि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को डबल किया, ओवर टाइम काम करवाना स्टार्ट कर दिया. तो प्रॉब्लम क्या आई कि ओवर टाइम जब काम करेंगे वर्कर तो उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्लाइन होगी. राइट स्टूडेंट? द आंसर, sometimes the subordinate had to work for more than one superior resulting in decline efficiency. कि subordinate को काम करना पड़ता है more than one superior, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा उसका, efficiency decline होगी. The divisions that were previously working on one product were also made to work on two or more product. पहले एक प्रोडक्ट बना रही थी, अब दो और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लगी हैं, जिससे क्या हुआ, एक्टिविटी ओवरलैपिंग और जो रिसोर्सेज थे वो वेस्ट होना स्टार्ट हो गए. राइट? तो वर्कर क्या है, अनडिसिप्लिन हो गए. टीम वर्क जो है, जो उनकी स्प्रिट थी टीम वर्क की, वो क्या है, प्रीवियसली पहले इनकी टीम वर्क में काम करना जो था वो क्या हो गया, बिकमिंग व्यर्थ हो गया, अब नहीं हो पाता था. वर्कर वर फीलिंग जो है चीटेड एंड इनिशिएटिव एंड डेक्लाइन, वो धीरे धीरे डेक्लाइन होने लगे. The quality of the product was beginning to decline. The market share was on the verge of decreasing. लगातार market share decrease हो रहा था. तो identify the company has implemented changes without creating the required infrastructure. तो कंपनी ने क्या जो implement करें changes में कि बिना infrastructure के change किए जो है situation tackle हो जाए. Right. First question is आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 14 हेनरी फ्यूल ने दिया है, तो कौन सा वायलेट हो रहा है. सेकंड, एक्सप्लेन दीज प्रिंसिपल इन ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है उसे. एंड थर्ड, व्हाट स्टेप शुड द कंपनी मैनेजमेंट टेक इन रिलेशन टू द अबोव प्रिंसिपल टू रेस्टोर द कंपनी टू इट्स पास्ट ग्लोरी. अपनी प्रीवियस ग्लोरी को पाने के लिए किस टाइप से जो स्टेप उठाने चाहिए ताकि कंपनी को जो अपनी पास्ट ग्लोरी वापस अचीव हो. राइट? द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, फॉलोइंग प्रिंसिपल मैनेजमेंट वर वायलेटेड. फर्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड. व्हेन एम्प्लॉयज गेट वर्क फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, तो यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है. राइट? सेकेंड, डिवीजन ऑफ वर्क. एम्प्लॉयज मेड टू वर्क ऑन मोर देन वन प्रोडक्ट, तो डिवीजन ऑफ वर्क वायलेट होगा. राइट? वर्कर नॉट फॉलोइंग डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन वायलेट होगा. वर्कर लैक्ड स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, तो एस्पिरिट कॉर्प्स, क्योंकि वो टीम वर्क पे एफर्ट्स फोकस होता है उनका.
वर्कर वर नॉट फीलिंग लाइक टेकिंग इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल वाले, राइट। सेकेंड पार्ट आंसर, द प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब बिलो। यूनिटी ऑफ कमांड means the worker should be reporting to one superior. Employees receiving order from more than one superior will result in confusion and affect work. Right student, कि अगर order जो है वन superior से ज़्यादा superior से मिलेंगे तो confusion रहेगी कि वर्क जो complete करके किसको जो report submit करनी है, right. Second, division of work. Employees should be given specialized task so they will be completely effectively and efficiently. Division of work में क्या था कि employees को जिसमें employee special activity achieve कर चुका है, specialized है, उसे वही काम देना है ताकि वो work effectively और efficiently complete कर सके, right. Now next is discipline. Organization should be following rules and regulation and they should be followed by both worker and management. दोनों को फॉलो करना चाहिए डिसिप्लिन रूल, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जा सकते हैं, राइट. एंड नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी क्रॉप्स, कि टीम वर्क मोटिवेट जो है की तरह जो है ओनर को क्या चाहिए, हमेशा जो है वी वर्ड यूज़ करें ना कि आई. टीम वर्क मोटिव should be developed among employees. It will improve productivity. And last is initiative. Motivation and incentives should be provided to workers and they should be encouraged to provide suggestion for improvement. Employees को क्या करना चाहिए कि उन्हें suggestion के लिए इनिशिएट करना चाहिए, ताकि क्योंकि वर्क प्लेस पर जो एम्प्लॉयज़ वर्क करता है तो इम्प्रूवमेंट के वो बहुत अच्छे सजेशन दे सकते हैं, तो उनसे सजेशन की डिमांड करनी चाहिए, राइट. नाउ थर्ड पॉइंट, स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय द कंपनी. साइंटिफिक मैनेजमेंट शुड बी अप्लाइड, राइट स्टूडेंट. नाउ ओनली वन सुपीरियर शुड बी देयर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, राइट. एंड नेक्स्ट इज थर्ड, इंडिविजुअल मस्ट बी असाइन टास्क एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, कि जिसमें इंडिविजुअल की स्पेशलाइजेशन है केवल वही टास्क उसे दिया जाए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. एंड नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड प्रॉपर इंसेंटिव शुड बी प्रोवाइडेड टू वर्कर, कि उन्हें मोटिवेशन की दिया जाए, उनको प्रॉपर इंसेंटिव दिए जाए जिससे कि वर्क को वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करें. टीम वर्क and coordination among the workers should be promoted for organizational development, कि टीम वर्क बहुत नेसेसरी है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्कर के बीच में, तभी ऑर्गेनाइजेशंस जो डेवलप हो सकता है, राइट स्टूडेंट. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज NCERT क्वेश्चन, राइट. दिस इज ऑल अबाउट today class. We will meet in next video. Thanks. Have a nice day.